हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग वर्ष 2022 में और वर्ष 2023 में बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड में ही लिया गया था, सीबीटी पेपर हुआ था। तो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2022 और 2023 में जितने भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो प्रश्न हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक के, उन सभी प्रश्नों को 2022 और 2023 में पूछे गए सभी इतिहास, भूगोल और नागरिक के प्रश्नों को, भारतीय संविधान के प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए यह महा मैराथन सेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है आपके इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। फ्रेंड्स देखिए, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को बनाने में 6 से 7 घंटे का मैंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हुआ है। सो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने वर्ष 2023 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे, सामाजिक अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आ जाएगा। तो जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, और जितने भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे उनको एक अलग वीडियो में मैंने आपको कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 20/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट, 20/9/2022 सेकंड शिफ्ट, 19/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह का वीडियो बनाने में 6 से 7 घंटे का महत्वपूर्ण समय लगता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जितने भी प्रश्न 2022 और 2023 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सामाजिक अध्ययन के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आ जाएगा, उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको एक ही सेशन में कवर करवा दूंगा। इस तरह से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं अब सेशन हम लोग। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। वैसे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्यों हुई थी इंग्लैंड में, तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग, तो यहाँ पर देखिए वस्त्र उद्योग दिया गया है। और औद्योगिक क्रांति की दौड़ में, औद्योगिक क्रांति की रेस में जो है इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था, तो जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। कौन था, तो जर्मनी था इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी औद्योगिक क्रांति की दौड़ में। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेय फसलों में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित पेय फसलों में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक जो है इनमें से किसका है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, चीन के बाद भारत जो है पेय फसल जो चाय है ना, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश भी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो चाय ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चाय के उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, लेकिन इनमें से भारत अग्रणी है उत्पादन में भी और निर्यात में भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है इनमें से। वित्तीय राजधानी पूछा जा रहा है, तो देखिए भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये मुंबई को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो शेयर मार्केट है वो यहीं पर है, मुंबई में ही है। इसीलिए मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है ये भील जनजाति है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भोपाल जो आपकी त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये घटना कब की है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये घटना दिसंबर 1984 की है। आप सन याद रखिएगा, 1984 की यह घटना है और यह एक कंपनी थी। कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड। यहीं पर जो है फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, इसी गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। अब यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था ये मैगलन था। कौन था? ये मैगलन था। अच्छा, यहाँ पर देखिए कोलंबस दिया गया है। तो देखिए कोलंबस जो था ना, कोलंबस, इसके बारे में जान लीजिएगा। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था। यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था। तो ये फ्रेंड्स 1972 से लागू किया गया था, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण, क्लियर ना। अच्छा, वन संरक्षण अगर पूछेगा, वन संरक्षण, ये तो वन्य जीव है, केवल वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये कब लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था बताइए? 1980 में, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1980 में। अच्छा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। तो ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बिहार के किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह पटना में है, आप सभी को पता भी है कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। प्रश्न में देखिए नहीं पूछा गया है, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। ये बिल्कुल आपका विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको प्रश्न में पूछा गया है कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगर सामंजस्य रहेगा, चूंकि भारत विविधताओं का देश है, अगर यहाँ पर सामंजस्य है विविधताओं में तो निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। चलिए, बाकी सभी यहाँ पर आपके सही हैं, ये आपके मजबूती प्रदान करते हैं बिल्कुल लोकतंत्र के। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मुद्रण की जो तकनीक है ये सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की जो तकनीक है ये सबसे पहले आपके कौन से 3 देशों में आई थी? तो ये चाइना, जापान और कोरिया में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा चाइना, जापान और कोरिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध खेती जो है ये क्या है? विविध खेती जो है ये क्या है? तो विविध खेती जो है यह क्या है फ्रेंड्स? यह बहुप्रकारीय खेती है, यानी कि खेती का एक प्रकार है, ठीक है। खेती का यह प्रकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। विविध खेती जो है ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये खेती का प्रकार है, विविध खेती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह कहाँ पर लगाया गया था? तो पहला जो लगाया गया था ये 1897 में, 1897 में जो है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के तट पर जो है दूसरा जल विद्युत संयंत्र बनाया गया था, पहला दार्जिलिंग में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? किस धारा के अंतर्गत? चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 342 है ना, 342, इसी के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। 352, 356 और 360 ये आपातकाल से संबंधित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह सतलज नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य जो है ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। सतलज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मापनी क्या है? बताएंगे मापनी क्या है फ्रेंड्स? मापनी क्या है? मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुपात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मानचित्र की मापनी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो किसी भी राज्य की बात करते हैं तो विधान परिषद की कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? बिहार में अगर बात करते हैं तो विधान परिषद की टोटल 75 सीट है, विधानसभा की 243 सीट है। ये दो चीज़ आप पहले याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है। 1/6 भाग का जो सदस्य होता है, ठीक है, राज्यपाल जो है उनको मनोनीत करता है जिनको कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है ये क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती तो खुद को सशक्त बनाना है, यानी कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम पंचायत का संगठन का जो वर्णन है यह आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 40 है उसी में दिया गया है, अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? सोच समझ करके इसको कमेंट करिएगा इसका आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स ये जमा होते हैं तलछट्टी चट्टान में। किस चट्टान में? तलछट्टी चट्टान में। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स आपने पढ़ा होगा, तलछट्टी चट्टान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखिएगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है ये किस क्रांति की नारा है? तो फ्रेंड्स यहाँ फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी कब? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, और उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी और उस समय शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उस समय लुई 16वां जो है उसी का शासनकाल था, लुई 16वां का। ठीक है, लुई 16वां, यहाँ मैं लिख देता हूँ लुई 16वां, 16वां, लुई 16वां। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दीजिए लुई 16वां। तो ये आपकी फ्रांस की क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दलितों से अलग करके महादलित किस प्रदेश में किया गया था? दलितों से अलग करके महादलित। तो देखिए ये जो आपकी महादलित की बात की जा रही है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि दलितों से अलग करके महादलित किस प्रदेश में किया गया था। तो ये सिंपल सा बात है, ये आपका बिहार राज्य ही इसका आंसर होगा, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार में दलितों से अलग करके महादलित किया गया था। बिहार में पासवान जाति को महादलित में शामिल करने के बाद दलित में कोई विशेष जाति नहीं रह गया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है? अब यहाँ पर तो है इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे ही संदेह है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो द्वितीयक कार्यों में जो है, द्वितीयक कार्यों में जितनी आबादी लगी हुई है वो मेरे हिसाब से 24% के आसपास है, 24% के आसपास में है, 24% के। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो दिया गया है ये आपका 13% दिया गया है।
ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 13% दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग भी इसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है ये आपका 32,87,263 है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 32.87 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किसने किया था, तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने किया था 1878 में, लॉर्ड लिटन ने। और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, कभी कभी क्या करेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल इस तरह से पूछ देगा और ऑप्शन में कोई नहीं दे देगा, ठीक है ना। क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का भी 5 वर्ष होता है। ये सब चीज़ आप पहले से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और देखिए लोकसभा के जो आपके राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। बागमती परियोजना जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह आपके सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीतामढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बागमती परियोजना। चलिए, गंडक पूछेगा तो कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। गुजरात में कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया गया है, तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वहीं पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। और यहाँ देश की सबसे बड़ी जो बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, इसी ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्छ, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। यहाँ पर वाणिज्यिक फसल पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर वाणिज्यिक फसल पूछा जा रहा है। तो देखिए वाणिज्यिक फसल में आपका कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू ये सब आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाए। अच्छा, एक रोपण फसल पूछा जाता है, रोपण फसल या रोपण फसल कहिए, रोपण फसल पूछा जाता है। रोपण फसल में आपका चाय, कॉफ़ी, नारियल, काजू, रबड़ ये सब रोपण फसल के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। बालाघाट की जो खान है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये मध्य प्रदेश में है और ये तांबा और मैंगनीज दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर भी दिया गया है और मैंगनीज भी दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मैंगनीज पर हम लगाएंगे क्योंकि मैंगनीज के लिए फेमस है, लेकिन तांबा का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। और बालाघाट की खान मध्य प्रदेश में है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मतगणना का कार्य कौन करता है, तो मतगणना का कार्य सिंपल सा बात है, मतगणना का कार्य करेगा चुनाव आयोग, ठीक है। संविधान के भाग 15 में, याद रखिएगा भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जरा उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम सुकुमार सेन थे, ठीक है। देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही थी। बस्तर आंदोलन की बात की जा रही है, तो बस्तर आंदोलन 1910 ईस्वी के आसपास में ये आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी जननायक शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए गुंडाधुर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य पूछा गया, मौलिक अधिकार पूछता तो ये अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में।
यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा गया है, तो ये भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा जो है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग जो है इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा उद्योग जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें से आपका बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यहीं आएगा। ठीक है ना, बोकारो स्टील प्लांट यहाँ पर राइट आंसर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बाकी ये प्राइवेट है, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र का है। प्रसिद्ध इतावली क्रांतिकारी ग्यूसेप मैज़नी का जन्म जो है ये कहाँ पर 1807 में हुआ था? तो ग्यूसेप मैज़नी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका जन्म हुआ था जेनेवा में। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा 1807 में, तो यहाँ पर जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, जेनेवा। ठीक है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह जो है ये हुआ था कब? चुआर विद्रोह, तो देखिए चुआर विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स ये 1769 में हुआ था। ठीक है, और यह आंदोलन 1805 तक चला था। 1769 से स्टार्टिंग और 1805 तक चला था। याद रखिएगा, ये झारखंड के जो आदिवासी समूह थे रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से अशिक्षा है, गरीबी है और मतदान का जो दुरुपयोग है। अभी चुनाव शुरू भी होने वाला है, मांस मदिरा का सेवन होगा और जब तक अकल आएगी तब तक चिड़िया उड़ गई होगी। ठीक है ना, तो इन सब का प्रयोग होता है और ये हमारी लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि ये जो आपकी जूट मिल है 1917 में भारत में पहली जूट मिल, यह किस जगह पर खुली थी? तो फ्रेंड्स ये आपकी कलकत्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, कलकत्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। कौन सी फसल है जिसको विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि कौन सी फसल है जिसको विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर गन्ना राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा गन्ना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ये भारत में रहती है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ये भारत में रहती है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका 17.5% होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 17.59% दिया गया है। ठीक है, 17.59% यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 17.59% यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कोयले का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम नया रिपोर्ट की बात करते हैं तो उत्पादक में सबसे जो है ये आपकी जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो उड़ीसा होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपका लास्ट दिसंबर 2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ। कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा जारी किया गया था। उसमें उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल है। ये क्रम मैंने आपको बताया है। तो उत्पादक में जो है आपके उड़ीसा होना चाहिए और स्टोर करने में झारखंड है। ठीक है ना, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा एक बार। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड है, बहुत लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, देखिए मानचित्र में नीले रंग जो है, नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीला रंग। नीला रंग जो है ये मानचित्र पर जल निकाय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जल निकाय को दर्शाता है नीला रंग। ठीक है, तो यहाँ पर जल राइट आंसर हो जाएगा।
और भी रंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए नीला रंग का इस्तेमाल हो गया जल निकाय, भूरा रंग जो है ये पर्वत को दर्शाएगा, ठीक है। पीला रंग जो है, पीला रंग पठार को दर्शाएगा। हरा रंग जो है ये मैदान को दर्शाता है। तो यहाँ से 4 प्रश्न मैंने आपका कवर करा दिया, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और ये चला था युद्ध 1918 तक। ये तो आपको याद होगा, 1914 से 18 तक चला था। और इसका तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है। IMF का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप मुझे बताइएगा। कमेंट करिए, तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए। तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, विश्व बैंक का, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हो गया। हाँ बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये भी वाशिंगटन DC में ही है, विश्व बैंक का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और लोनार झील जो है फ्रेंड्स एक तरह की क्रेटर झील है, ठीक है ना, याद रखिएगा क्रेटर झील है लोनार झील। तो यहाँ पर देखिए लोनार क्रेटर झील हो जाएगा। लैगून झील जो चिल्का झील है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, चिल्का झील, ठीक है। अच्छा गोखुर झील है, ये गोखा बना लीजिए, गोखुर झील। तो गोखुर झील के बारे में आपको पता है, जो आपका बिहार का कांवर लेक है वो गोखुर लेक है, ऑक्सबो लेक इसको कहेंगे। चलिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी ऑब्वियसली ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अभी मैंने आपको चुनाव आयोग के बारे में इतना डिटेल से बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, भोजन के रूप में भी और चारे के रूप में भी। तो चारे के रूप में गन्ना का सॉरी मक्का का जो है आपका भोजन के रूप में भी और चारे के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब गेहूं में भी बहुत लोग कहेंगे गेहूं का भी होता है भोजन के रूप में, तो यहाँ पर सुटेबल आंसर मक्का होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये आपका राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट जो है बताइए, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट जो है फ्रेंड्स यह पारित हुआ था 1765 में, ठीक है ना, 1765 में जो है स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद ने 7 साल के युद्ध के दौरान उपनिवेशों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के भुगतान में मदद करने के लिए स्टाम्प एक्ट को 1765 में पारित किया था। ग्रेनविले प्रधानमंत्री थे। देखिए संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया था भाग 4A में या भाग 4 क में है। अनुच्छेद 51 क कहिए या फिर अनुच्छेद 51 ए कहिए। इसी के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य है, रूस के संविधान से लिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा, और देखिए भाग 4 में नीति निषेध तत्व है, भाग 3 में मैंने बताया था आपको मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है, बताइए मापनी में क्या कहा जाता है, बताइए। तो मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश कहा जाता है, ठीक है ना, इसको अंश कहा जाता है। और मापनी के बारे में बताया था आपको कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य का अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न जो है आपको रिपीटेड मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है और बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुआ है शिफ्ट में, तो मैंने एज इट इज इनको रख दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ भाई प्रश्न रिपीट होता है। चले रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो फ्रेंड्स ये कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समुदाय के प्रति होने वाले जो रंगभेद की नीति थी इसके विरुद्ध इन्होंने जो है आवाज़ उठाया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मार्टिन लूथर किंग। और नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में आवाज़ उठाया था, नेल्सन मंडेला ने। चलिए
खाली स्थान दिया गया है का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कंजर्वेटिवों का मानना था। कंजर्वेटिवों का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित जो पारंपरिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लीजिए कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। और ये ब्राज़ील के किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। एजेंडा 21, एजेंडा 21, ठीक है ना, एजेंडा, ये एजेंडा है, एजेंडा 21, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कुद्रेमुख जो है यह एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। और यह कहाँ पर है? तो कुद्रेमुख जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। ठीक है। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह पूछा गया है। कोल विद्रोह में शामिल जो थे ये बुधो भगत थे। ठीक है ना, बुधो भगत यहाँ पर देखिए दिया गया है, बुध भगत, तो इनको बुधो भगत बना लीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो सिद्धू कानो थे। सिद्धू कानो, चांद भैरव, ये भाई थे संथाल विद्रोह में। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के 338 बी में जोड़ करके आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेट कानून को 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था और इस कानून का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। ठीक है ना। और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, और इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? देखिए बिहार में ही लोकतंत्र का पहला प्रमाण मिला है। जो आपके वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र था, लोकतंत्र का पहला गणतंत्र माना जाता है, तो वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मजदूर संघ अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में मजदूर संघ अधिनियम जो है यह पारित 1926 में हुआ था और यह अधिनियम मजदूर संघों को कानूनी रूप से मान्यता दिया था। 1926 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया है कि रूस से लिया गया है। ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने करा दिया है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है। चलिए, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? श्रीलंका को स्वतंत्रता जो है ये कब मिली थी? तो फ्रेंड्स इसको मिली थी 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को मिली थी। ठीक है। इसका पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को जो है लागू किसने किया था? तो देखिए न्यू डील को जो है लागू किया था अमेरिकी के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। देखिए 1933 से 1938, ठीक है ना, 1933 से 1938 के बीच न्यू डील नीति को लागू किया था रूजवेल्ट ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया जो है यह पत्रिका किसकी है? तो फ्रेंड्स ये यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी जी की है। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन भी इन्हीं का है। ठीक है ना, यंग इंडिया भी इन्हीं जी का है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ इन्हीं की लिखी गई है। चलिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? भारत का उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? कार्यशील जनसंख्या इसमें से कौन सा उम्र समूह है? तो 15 से लेकर के 59 वर्ष माना जाता है। यहाँ 15 से लेकर के 60 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए
यूएनओ को, यहाँ अंग्रेजी में लिख देता हूँ, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया था 2001 में, ठीक है ना। और इसके महासचिव उस समय कोफी अन्नान थे, उन्हीं को जो है 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में यूएनओ को जो आपके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल जो है खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल इसमें से नहीं है, तो बिल्कुल चावल, गेहूं, मक्का खाद्य फसल है। कपास जो है यह खाद्य फसल नहीं है, ठीक है। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है यह किया गया था 15 अगस्त 1952 को पटना में, 1952 को पटना में किया गया था, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और नाजी पार्टी का नेता था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हिटलर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत, तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन में बताया था आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु नहीं है, तो भैंस डेयरी है, गाय भी है, बकरी भी है, ऊँट इसमें से डेयरी पशु नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दुधारू पशु कह सकते हैं डेयरी पशु को। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो सड़क, जल, वायु है, पर्वत शिखर परिवहन मार्ग नहीं है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? देखिए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बदलना था, यानी जो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। और जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति शुरू किया था, 1974 में। तो निर्वाचित सरकार को बदलना राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? जो वर्साई की संधि थी, आपको भी अच्छे तरीके से याद होगा वर्साई की संधि के बारे में। देखिए, वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि हुई थी कब? 28 जून 1919 को। और वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है, और यह जर्मनी के साथ एक बेहद अपमानजनक संधि थी, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जो वर्साई की संधि थी उसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था, ठीक है। और वर्साई की संधि को जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर ने, पूछा गया है कि कब अस्वीकार किया था, तो 1935-36 में जो है इसने इसको अस्वीकार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1935 दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1935 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1935-36 में आप याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? आप देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि मैगलन जो था इसी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए मैगलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैगलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विकास की स्थिति के अनुसार, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खालिस्तान दिया गया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधनों को 4 समूह में, संभावित, विकसित, भंडार यानी कि स्टॉक, और आरक्षित यानी कि रिजर्व, ठीक है ना, इनमें इनको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संभावित, विकसित, उसके बाद आपका स्टॉक मैंने बताया है, ठीक है ना, स्टॉक यानी कि भंडार, और रिजर्व यानी कि आरक्षित। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले लिया था, जिसमें इंडिया, होंडुरस और स्पेन भी शामिल था, जबकि उस समय ब्राज़ील राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ब्राज़ील राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राज़ील जो है आपके राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। मैनग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है ये कहाँ पर है? तो मैनग्रोव का सबसे ज़्यादा विस्तार आपके सुंदरबन में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन क्षेत्र है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है,
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 330 जो है इसके तहत नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 है और जनजातियों के लिए जो है 47 सीट है। तो प्रश्न में पूछा गया अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो 47 आंसर होगा। अनुसूचित जाति पूछता तो 84 होता। दोनों को मिलाकर के कभी कभी पूछता है कि आरक्षित सीट कितना है, तो 84 और 47 ऐड करिएगा, 7 4 11, 8 4 12, 13, 131। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस मापनी के द्वारा? तो फ्रेंड्स, यह जो है आपका तुलनात्मक मापनी है। तुलनात्मक मापनी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तुलनात्मक मापनी के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि संविधान का जो आर्टिकल 14 से 18 है उसमें समता या समानता का अधिकार है 14 से 18 तक में। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता है। उसके बाद अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी इसमें से आर्थिक बराबरी की समानता नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही थी? पिनासे की सैनिक सरकार चिली में बनी थी। चिली कंट्री है, चिली, वहीं पर, और ये सरकार जो है ये 17 वर्षों तक सत्ता में रही थी। ठीक है, चलिए, और उनके तानाशाही शासन के दौरान शासन के हजारों विरोधियों को यातनाएं भी दिया गया था। चलिए, इनमें से किस राज्य में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है, ये सबसे बड़ा जो है सुंदर वन विश्व का मैनग्रोव वन क्षेत्र है। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? मक्का जो होता है ये अच्छी तरह से दोमट मिट्टी में बढ़ता है। दोमट मिट्टी में, किस मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। तो ऑप्शन में देखिए आप दोमट तो दिया ही नहीं गया है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को इसमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है ना, ये आर्टिकल 29 जो है इसके तहत अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29 के तहत। तो ये अधिकार आपको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं? देखिए, प्रश्न रिपीट हो गया है। पर्वत शिखर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? तो सबसे लास्ट में जो है पराजित कौन सा देश हुआ था? आपको भी पता है, जापान सबसे अंत में पराजित हुआ था। ठीक है, जापान सबसे अंत में पराजित हुआ था। चलिए, जापान जो आपकी मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। और 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका जापान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला संस्थाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो ये तिलका मांझी थे। ठीक है ना, तिलका मांझी थे, याद रखिएगा, तिलका मांझी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था 1991 में। प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे। इन्हीं की सरकार ने भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था और भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान किया था। और यह दिशा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू हुई थी और बड़ा ही यह फेमस भी रही थी। 1991 राइट आंसर होगा। देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक जो है इसमें से क्या है? तो ये आपके सबसे ज़्यादा सहायक जो है इसमें से आपका विकास है। ठीक है ना, विकास सबसे ज़्यादा सहायक है लोकतंत्र में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जेलेजपला दर्रा। नाथुला और जेलेजपला दर्रा, इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, जेलेजपला। ठीक है ना, ये आपके सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्छा दर्रा, ठीक है, और सिपकिला दर्रा है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है।
ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक यौगिक विषैले होते हैं जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं में आपका पैरालिसिस पैदा करते हैं, पक्षघात पैदा करते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना, चाय पार्टी टी पार्टी, इसको बोस्टन टी पार्टी भी कहेंगे, इस तरह से लिखा रहेगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। अगर हम बात करते हैं बोस्टन टी पार्टी की तो ज़रा आपको ध्यान से सुनना होगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका कवर होगा। देखिए फ्रेंड्स, बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है इससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है। और यह बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी ये आपकी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। ठीक है। और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और इस घटना का नायक का भी नाम पूछा जाता है। तो इसका घटना का जो नायक था बोस्टन टी पार्टी का, ये सैमुअल एडम्स था। सैमुअल एडम्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया सैमुअल एडम्स था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि स्पिनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार कब हुआ था। ये सब औद्योगिक क्रांति के दौरान में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1765 में। जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1765 में। ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे बड़ा पुराना उत्पादक है। सबसे पुराना जो है ये कौन सा राज्य है। तो असम का है। असम का जो दिग्बोई है 1901 में, आपको याद होगा। यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक परिचालित तेल रिफाइनरी है दिग्बोई। असम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरुद्ध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किया था। सर नाइट की उपाधि जो थी ये वापस करने का घोषणा किसने किया था। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर की उपाधि लौटाया था किसने, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। और कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने बाद में लौटाया था, ये आपको भी पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त जो है दिनों की आवश्यकता होती है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि यह कौन सा फाइबर है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि यह कौन सा फाइबर है। करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यह कपास है ना, कपास राइट आंसर हो जाएगा, ठंड के दिनों में होता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कपास की खेती काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी जिसको कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है। लोकतंत्र की सफलता की एक शर्त, एक आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त, तो लोकतंत्र में अगर आस्था है यही सबसे पहला आवश्यक शर्त है। ठीक है। चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर पूछ लिया गया है, जो मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक की याद रखिएगा। और अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, अभी भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व, मैंने आपको बताया था उपरोक्त सभी रिपीटेड प्रश्न है यह। इनमें से कोल विद्रोह में शामिल था, तो बूधो भगत थे कोल विद्रोह में, मैंने आपको बताया था। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये सब प्रश्न रिपीट हुआ था, जो भी दोबारा आपको मिल रहा है ना वो नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता हावड़ा राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है, इसमें से नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, यह मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। बच्चों द्वारा माँ बाप की जो आपकी संपत्ति है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये तो बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार, आप कह सकते हैं। कहीं भी जाकर के आप काम कर सकते हैं पूरे देश में, कहीं भी निवास कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी संस्थान चला सकते हैं, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है। गौरवशाली क्रांति भी आपको मिलेगा, गौरवपूर्ण क्रांति भी मिलेगा। और यह 1688 में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अच्छा, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था, वार ऑफ रोजेज। मानचित्र में नीले रंग देखिए आ गया ना, नीला रंग बताया था मैंने आपको, जल निकाय को दर्शाता है। पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बताया था मैंने। निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और हमारी जो संसद है ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी हुई है। चलिए, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था, राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच जो अपर सिलेसिया था, इसके समाधान जो प्रांत था उसको विभाजित करके किया था, ठीक है। राष्ट्रसंघ के द्वारा आयोजित जनमत संग्रह 1921 में आयोजित किया गया था और राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और जो पोलैंड का था उसको विभाजित करके किया था। तो यहाँ पर क्षेत्र को विभाजित करके, ठीक है, प्रांत को विभाजित करके। सर्वप्रथम मॉनसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो मॉनसून शब्द जो है ये आपके अरबी नाविक थे, हिप्पोलस ने किया था। हिप्पोलस, हिप्पोलस, अरबी नाविक हिप्पोलस ने किया था। हिप्पोलस, आधा प है ये, पूरा प ल स, हिप्पोलस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी जो है, अभी वर्तमान की बात करते हैं तो ये आपका जयवर्धनापुरा कोटे है, ठीक है ना। श्री जयवर्धनापुरा कोटे, याद रखिएगा। चलिए, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल जो है ये पर्व मनाता है कौन? तो ये झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में मनाया जाता है और यह मुंडा, भूमिज और हो, इन सब जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा यहाँ पर दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में जो है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था। आयोग 1953 में और अधिनियम 1956 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपका मुंबई हाई क्षेत्र है, ठीक है ना। मुंबई हाई पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर पर स्थित एक अपतटीय तेल क्षेत्र मुंबई हाई। अंकलेश्वर गुजरात में है, दिग्बोई असम में है, ठीक है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? सन मैंने आपको बताया था 1688 में। कहाँ पर हुई थी गौरवशाली क्रांति? इंग्लैंड में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक के रूप में जाना जाता है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में, ठीक है ना। चलिए, सामाजिक अनुबंध, अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक अनुबंध हिंदी में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में। किसकी रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध? तो ये रूसो की रचना है। किसकी रचना है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, रूसो की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूसो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप हथियार लेकर के घूमें। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की भी है, शांतिपूर्वक आपका जो है विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, किसी भी काम को आप कर सकते हैं कहीं भी देश में, कहीं भी जा कर के। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था?
तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने, और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, 6 वर्ष का, लोकसभा का 5 वर्ष का। देखिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा का 25 वर्ष है। देखिए, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती नहीं पूछा गया है, बताइएगा व्यावसायिक खेती इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका जो कार्बनिक खेती है, ठीक है, जैविक खेती, यह एक व्यावसायिक खेती नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर है, ठीक है। चलिए हीराकुंड महानदी पर है। भूमंडलीकरण शब्द जो है इसका इजाद जो है किसने और कब किया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था, जॉन विलियमसन ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी? लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी? तो फ्रेंड्स, राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता की, ठीक है ना, राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है कि शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कहीं की गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आबादी के विचारों को प्रतिबंधित किया था। ये किसने किया था? तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके रूढ़िवादी शासन ने किया था, रूढ़िवादी शासन ने किया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? फिर से आएगा मुंबई हाई, मैंने अभी आपको बताया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? जनजाति के लिए तो 47 बताया था, जाति के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा 84 सीट है। तो यहाँ पर देखिए जाति 84 है, जनजाति 47 है। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप जो है ये कहाँ पर है? पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। चलिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी थी और इसका प्रतीक स्वास्तिक का चिन्ह था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्तिक राइट आंसर हो जाएगा। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित थे? चूड़ामन राय, तो चूड़ामन राय जो थे फ्रेंड्स ये किस विद्रोह से संबंधित थे? चेरो विद्रोह से। चेरो विद्रोह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चेरो विद्रोह, ध्यान रखिएगा चेरो विद्रोह से, ठीक है। चलिए कौन सी ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय पूछा गया है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इसमें से कोयला है, बाकी देख सकते हैं ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती होती है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है बताइएगा? तो चेस्टनट जो है, चेस्टनट यही पाया जाता है। चेस्टनट एक चौड़े पत्ते वाली पर्वतीय वृक्ष है जो कि उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पर्वत श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा जो होता है ये एक होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एक होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, अभी मैंने बताया था नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये आपके नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए स्वास्तिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप की नहीं है? बाजरे ग्रुप की नहीं है ये पूछा गया है, बाजरे ग्रुप की नहीं है कौन सी फसल? यहाँ पर देखिएगा आपका बाजरे ग्रुप पूछा गया, यानी कि मिलेट ग्रुप का, अंग्रेजी में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मिलेट ग्रुप का, ठीक है ना। मिलेट ग्रुप का इसमें से आपका ज्वार, रागी और बाजरा है।
मक्का इसमें से नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्का का दाना थोड़ा बड़ा होता है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? डलहौजी के समय में हुई थी। 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। 1853 देखिए यहाँ पर दिएगा, ऐसा नहीं यहाँ पर लगा दीजिए, ये वाला सही होगा 1853। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता का तो आर्थिक बराबरी, ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? किस संधि के द्वारा? तो ये पेरिस की संधि थी। पेरिस की संधि 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेरिस की संधि। उसके बाद देखिएगा कि भारत में संप्रभु कौन है? तो कहने के लिए संप्रभु तो जनता है, लेकिन संप्रभु तो नेता है ना। जनता यहाँ पर राइट आंसर होगा। तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख दाऊदी नामक पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसके लेखक अब्दुल्ला हैं। कौन है? अब्दुल्ला है तारीख दाऊदी के लेखक। क्लियर। और दिल्ली का जो शासक था बहलोल लोदी से लेकर के अफगान शासकों तक का इसमें जिक्र है। एलपीजी का पूरा नाम पूछा गया, फुल फॉर्म, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको भी पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यह प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। घरेलू ईंधन के रूप में घरों में खाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो मैंने बताया था 1952 में पटना में हुई थी। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम जो है प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे कम, तो सबसे कम अगर हम बात करते हैं विकल्प के अनुसार तो ये हरियाणा में है। क्योंकि बिहार में 7.84% है, तो ऐसा नहीं है बिहार में लगाइएगा, इनमें से विकल्प के अनुसार हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मात्र लगभग 4% के आसपास में है। ठीक है, तमिलनाडु में लगभग 20% है और सिक्किम में 47% है, तो यहाँ पर हरियाणा होगा। और बिहार का 7.84% याद रखना है आपको 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है? तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, और इसको जो है आपको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है 2009 में, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को। चलो उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान दिया गया है, मानना है कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जो रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, उन्हीं को मानना है। अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ पर है? कुद्रेमुख जो है ये आपको कर्नाटक में है। चले भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ, ऑप्शन चेंज किया गया है। उसमें क्या था कि आपको एक 342 था और बाकी ऑप्शन में 352 था, 356 था और 360 था, जो मैंने आपको बताया था कि वित्तीय आपातकाल है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट हुआ, ऑप्शन चेंज किया गया है। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और खुदाई खिदमतगार, ठीक है ना, खुदाई यानी कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था। चलिए भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स सेशन लंबा होने वाला है, इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर कर लेंगे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ।